29 सितंबर 2008 को मालेगांव में रमजान के महीने में एक जबरदस्त धमाका हुआ था। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के 17 साल बाद एनआईए कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र के आतंक रोधी दस्ते यानी कि एटीएस की जांच में कई खामियां मिलने की बात कही। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न पेश किए जाने का मामला उठा। इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। मामले में एक आरोपी को तो 2011 में जमानत मिल गई थी। 6 आरोपी 8 साल तक जेल में बंद रहे, उन्हें 2017 में जमानत मिली। मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। अपने फैसले में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कहा कि कोई भी सबूत विश्वसनीय नहीं है। अदालत ने अभिनव भारत संध्या को भी मालेगांव ब्लास्ट के आरोपों से बरी कर दिया। ये सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल प्रसाद पुरोहित के लिए ही राहत की बात नहीं है, बल्कि स्पेशल कोर्ट के फैसले के प्रभाव का दायरा काफी बड़ा है, क्योंकि यह मामला महज एक ब्लास्ट से कहीं आगे बढ़कर भगवा आतंक के उदाहरण के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था। ये तब की बात है जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। महाराष्ट्र में बम विस्फोट और आतंकी हमलों की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट के बाद भगवा आतंक बताकर हिंदूवादी संगठनों और राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया। ऐतिहासिक दिन है। आज मुंबई की माननीय एनआईए विशेष सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री लाहोटी साहब ने मालेगांव बम विस्फोट 2008 के मुकदमे के अंत में 17 साल के प्रलंबित मुकदमे के अंत में आज अपना निर्णय सुनाया है। इसमें सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त पाया है। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी, वो उनकी मोटरसाइकिल वह इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। दूसरी बात, जो इंश्योर्ड सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे वो फर्जी बनाए गए थे, और वो फर्जी सर्टिफिकेट्स किसने और क्यों बनाए, इसके ऊपर मामले की जांच करने के लिए डीजी एटीएस को माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है। उसी तरह से सुधाकर चतुर्वेदी जी के घर पर जो आरडीएक्स के झूठे और गलत पद्धति से ट्रेसेस प्लांट किए गए, उसके ऊपर भी तफ्तीश होनी चाहिए। ये भी निर्देश और प्रोब करने के लिए डीजी एटीएस को निर्देशित किया है। तीसरी बात, इस पूरे मुकदमे में किसी भी प्रकार के पुख्ता सबूत माननीय न्यायालय के सामने ना ही एनआईए ना ही एटीएस साबित कर पाई या प्रोड्यूस कर पाई। इसके अभाव में माननीय न्यायालय ने सब आरोपियों को एमसीओसीए से तो दोष मुक्त हो ही चुके थे, लेकिन यूएपीएसए और बाकी जो सेक्शंस लगाए हुए थे, आईपीसी होगा, आर्म्स एक्ट होगा, एक्सप्लोसिव एक्ट होगा, उस सब से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। भगवा आतंक की राजनीति और कानूनी फैसले। बता दें कि मालेगांव विस्फोट केस में विशेष एनआईए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की इजाजत नहीं देता। कोर्ट ये स्टेटमेंट धर्म और राजनीति दोनों के लिहाज से बेहद अहम है। जाहिर है ये फैसला सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर ही नहीं, बल्कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले सभी नेताओं के लिए महत्वपूर्ण है। फैसला पर पहली प्रतिक्रिया में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये भगवा की भी जीत है। देखा जाए तो ये फैसला मौजूदा माहौल में बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को सपोर्ट कर रहा है। हाँ, फैसला हमने देखा, बहुत आश्चर्यजनक है, और ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। इंसाफ की बात जो हो रही हैं वो आत्माएं, वो रूहें जो इस जघन्य आतंकवादी घटना में मारी गई थी। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार ने कहीं ना कहीं से एनआईए ने पैरवी को कमजोर किया, जिसका परिणाम
इस फैसले की शक्ल में आया। न्याय नहीं हुआ है। मुझे यकीन है कि एनआईए बिना किसी सरकारी दबाव के ऊंची अदालत में जाएगी और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने का काम करेगी। तभी शायद उन मृतात्माओं की रूहों को सुकून मिलेगा। फैसले का किसको सियासी लाभ? ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बने महाराष्ट्र के माहौल में फैसला हिंदुत्व का तड़का है। दरअसल राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के बूते ही बीजेपी की राजनीति आगे बढ़ती है। बिहार के आगे भी पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ये भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर उर्फ साध्वी प्रज्ञा मालेगांव ब्लास्ट केस में वह पहली आरोपी थी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एटीएस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो उसे पता चला कि मालेगांव ब्लास्ट एक एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल में बम लगाकर अंजाम दिया गया। इस बाइक के प्रज्ञा ठाकुर के होने का आरोप लगा। एटीएस की थ्योरी के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर ने इसकी साजिश से जुड़ी कई बैठकों की ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए सभी चीजें मुहैया कराई। कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर ने दलील दी थी कि इस साजिश का हिस्सा नहीं थी। एटीएस ने अवैध तरह से उन्हें हिरासत में रखकर टॉर्चर किया। प्रसाद श्रीकांत पुरोहित 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रसाद पुरोहित को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। वे सेना में सेवारत अधिकारी हैं। महाराष्ट्र एटीएस का दावा था कि प्रसाद पुरोहित ने 2006 में अभिनव भारत संगठन की स्थापना में भूमिका निभाई थी। इसी संगठन के जरिए बम धमाकों के लिए फंड्स इकट्ठा किए गए। पुरोहित पर साजिश रचने के लिए कई बैठकों में हिस्सा लेने का आरोप था। पुरोहित पर आरोप लगा था। एटीएस ने पुरोहित के खिलाफ केस में एक और आरोपी रमेश उपाध्याय के साथ हुई उनकी बातचीत का हवाला दिया था। फोन टैपिंग को सबूत के तौर पर पेश किया गया था। कोर्ट में पुरोहित ने दावा किया कि उनके जिन बैठकों में शामिल होने का दावा किया जाता है उनमें वे सेना के खुफिया अधिकारी के तौर पर हिस्सा लेते थे। रमेश उपाध्याय सेना के रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय इस मामले में गिरफ्तार होने वाले चौथे आरोपी थे। आरोप था उपाध्याय ने मामले में सह आरोपी प्रसाद पुरोहित के साथ हिंदू राष्ट्र बनाने और इसके अलग संविधान के विचार का समर्थन किया था। नासिक में भोसला और सैन्य स्कूल में एक बैठक में उपाध्याय को मालेगांव ब्लास्ट केस के लिए फंडिंग देने वाले अभिनव भारत संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था। रमेश उपाध्याय ने कहा कि उनके फोन की एटीएस की तरफ से टैपिंग की गई, जो कि कानून और निजी स्वायत्तता का उल्लंघन था। अजय राहिरकर महाराष्ट्र के पुणे से जुड़े व्यापारी अजय राहिरकर को एटीएस ने नवंबर 2008 को गिरफ्तार किया था। एटीएस ने आरोप लगाया था कि अभिनव भारत संगठन का गठन 2006 में पुणे में उनकी ही घर में हुआ था। एटीएस ने आरोप लगाया था कि राहिरकर मालेगांव ब्लास्ट की साजिश में जुड़ी कई बैठकों में शामिल हुए। अभिनव भारत के जरिए धमाकों के लिए फंड्स जुटाने में लगे रहे। इन फंड्स का इस्तेमाल प्रसाद पुरोहित के निर्देश पर हथियार जुटाने के लिए किया गया। केस में सबसे पहले जमानत अजय राहिरकर को ही मिली थी। उन्होंने कहा था कि कोर्ट में दावा एटीएस ने मामलों में उन्हें झूठे दावों से फंसाया है और उनका ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं था। सुधाकर चतुर्वेदी सेना के खुफिया विभाग के लिए काम करता था। एटीएस का दावा था कि वह अभिनव भारत संगठन को कई अहम सूचनाएं पहुंचाने के लिए जिम्मेदार था। एटीएस ने आरोप लगाया था कि आरडीएक्स के स्रोतों का पीछा करने पर इसका एक ठिकाना चतुर्वेदी के किराए के घर पर मिला था। आतंकरोधी दस्ते ने कहा था कि जिस तरह के विस्फोटक के सैंपल चतुर्वेदी के घर पर मिले वह मालेगांव ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए आरडीएक्स से मेल खाते थे। सुधाकर चतुर्वेदी के मामले में एनआईए ने सेना के 2 अफसरों के बयान को लिखा था। मामले में गवाह के तौर पर पेश हुए एटीएस अधिकारी ने सबूतों को गढ़ने के आरोपों को नकारा। दावा किया था कि इस तरह की कानूनी 2015 के बाद सामने लाई गई ताकि आरोपी खुद को बचा सके। सुधाकर द्विवेदी ब्लास्ट केस में द्विवेदी को 2008 में ही गिरफ्तार किया गया था। एटीएस का दावा था कि उनके पास से जो टैबलेट जब्त किया गया था उसमें बाकी आरोपियों के साथ जो बैठक हुई उसकी कई ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी। एटीएस ने उसके और अन्य आरोपियों के आवाज के सैंपल के जरिए बैठक में उन सभी की मौजूदगी का दावा किया था।
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि द्विवेदी के खिलाफ जो रिकॉर्डिंग्स मिली हैं उन पर भरोसा किया जा सकता है। द्विवेदी और अन्य आरोपियों ने कहा कि जब्ती के बाद उनके लैपटॉप को सील नहीं किया गया था। इसकी सामग्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ सकती है। समीर कुलकर्णी मालेगांव धमाके के मामले में कोर्ट में जितनी भी सुनवाई हुई, समीर कुलकर्णी लगभग सभी में मौजूद रहे। पुणे में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने वाले समीर कुलकर्णी पर आरोप था कि वह हिंदुओं के खिलाफ हो रही बर्बरता का बदला लेने से जुड़ी चर्चा में शामिल रहे थे। कोर्ट में कुलकर्णी ने दावा किया था कि एटीएस ने उन्हें झूठे सबूतों के आधार पर फंसाया गया। उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए सही सबूत नहीं। भगवा आतंक और बीजेपी का स्टैंड। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने। आपको बता दें कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद का झूठा सिद्धांत बनाया। मैं गर्व से कह सकता हूं कि कोई भी हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। कांग्रेस ने बहुसंख्यक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन भारत की जनता ने झूठ को नकार दिया। क्या कहना चाहते हैं? आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। के केस बनाए, एक भी केस। बता दें अमित शाह के भाषण के ठीक अगले दिन मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आया। 26/11 के मुंबई हमलों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हमलों को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी इसमें शामिल थे। कांग्रेस ने वोट के लिए आतंकवाद को धार्मिक रंग देने की कोशिश की, लेकिन भारत के लोगों ने झूठ को स्वीकार नहीं किया। देश की जनता के सामने